प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजेंद्र कुमार। हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में, जो है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में भी कई जानकारियाँ प्राप्त की है। कौन सी सभ्यता थी, कैसी थी, क्या करते थे लोग, क्या आविष्कार लोगों ने किया था, धातु के बारे में क्या जानते थे, सिक्के वगैरह बनाए थे। तो इन सब के बारे में हमने अनेक जानकारियां प्राप्त की। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, उनकी आर्थिक उपलब्धियों के बारे में कि आर्थिक उपलब्धि, उनके व्यवसाय का धंधा क्या था, वो क्या व्यवसाय करते थे, क्या वो धंधा करते थे तो कहाँ करते थे, किससे, किस चीज़ से वो भली भांति परिचित थे। इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों की उन्नत कृषि व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की अपने बात कर रहे हैं तो वहां की जो कृषि व्यवस्था थी वो बड़ी ही उन्नत थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। पशुपालन, अब कृषि कार्य भी करते थे, बड़े ही अच्छे ढंग से करते थे, और वो पशुपालन भी करते थे, साथ साथ में पशुओं को भी पालते थे। उद्योग धंधे, कई उद्योग भी चला रहे थे, एंड आंतरिक व बाह्य व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं। अब शोधकर्ताओं ने शोध के दौरान ऐसा पाया है कि सिंधु संस्कृति सभ्यता के लोग जो थे वो कृषि किया करते थे, बड़े ही अच्छे ढंग से किया करते थे, पशुपालन भी करते थे, कई वो अपने उद्योग धंधे भी चलाया करते थे, और वो आंतरिक और बाह्य व्यापार किया करते थे। आंतरिक व्यापार का मतलब है कि वो अपनी सभ्यता के अंदर, जैसा कि आज अपने कहते हैं कि हम अपने देश के अंदर का जो व्यापार करते हैं वो आंतरिक व्यापार होता है, और अपने देश से जो बाहर विदेशों में जो व्यापार किया जाता है वो बाह्य व्यापार है। तो वे सिंधु संस्कृति सभ्यता के लोग भी आंतरिक व्यापार भी किया करते थे, और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी व्यापार भी वो किया करते थे। नवीन साक्ष्य से संकेत मिले हैं कि इस सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। अब नवीन साक्ष्य, नई खोज के अनुसार कई पुरातत्ववेताओं ने नई खोज की है। अब नई खोज के दौरान ऐसा भी पाया गया है कि वो पशुपालन तो करते थे लेकिन वो घोड़े से भी परिचित थे, यानी घोड़े के बारे में उनको पता था, वो घोड़े के बारे में जानते थे। सूरकोटड़ा व रणगुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ये दो जगह है जिनके बारे में बताया गया है। सूरकोटड़ा और रणगुंडई के बारे में बताया गया है कि यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष मिलने से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो घोड़े भी रखा करते थे, घोड़े भी वो पालते थे। SR राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। अब जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि हम मूर्तियां या अपने चित्र उसी चीज के बना सकते हैं जिसको हमने कभी देखा हो। तो ऐसा ही यहाँ श्री SR राव जो है वो बता रहे हैं कि रंगपुर और लोथल सभ्यता से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, घोड़े की बनाई हुई मूर्तियां। डॉक्टर VS वाकड़कर के अनुसार कच्छ सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान की सरस्वती नदी का जो शोध अभियान, खोज अभियान चलाया जा रहा था, वहां नदी के तट पर स्थित अनेक स्थानों से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। तो इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु संस्कृति सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े के बारे में भी भली भांति जानते थे, वो घोड़े से परिचित थे, अन्य पशुओं को भी पालते थे, साथ में घोड़े को भी पालते थे। अब हम आगे बात कर रहे हैं उन्नत कृषि कार्य की। हम बात कर रहे हैं उन्नत कृषि कार्य के बारे में, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अब कृषि कार्य वो कैसे किया करते थे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अनेक स्थानों से प्राप्त विशाल अन्नागार के संकेत मिले हैं कि अन्न उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था। ऐसा बताया गया है कि अनेक स्थानों पर बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, अन्नागार गोदाम मिले हैं अनाज रखने के। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अनाज जो होता था वो बहुत मात्रा में होता था, बहुत ज़्यादा होता था, शायद इसलिए उनको स्टोर करने की जरूरत होती थी, गोदाम बनाने की, अन्नागार बनाने की जरूरत थी। उत्पादन से ही महानगरीय व्यवस्था का विकास हुआ। महानगरीय व्यवस्था का, जैसे कि हम आज अपने देखते हैं, जैसे
अगर कोई भी बाजार कर लो, कोई भी बाजार है जो अगर अधिक विकसित नहीं है तो वो बहुत बड़ा बाजार नहीं बनता। लेकिन अगर वही बाजार अगर विकसित हो जाए उद्योग धंधों से या कृषि कार्य से, किसी से भी अगर पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो छोटा सा नगर महानगर में बदल जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसा ही महानगर का मुख्य उत्पादन गेहूं, जो मोटे अनाज में ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा आदि के फसल के बारे में वो जानते थे और इनकी वो बुआई किया करते थे। कपास, खजूर, तिल, चावल का भी उत्पादन होता था। जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। प्राक हड़प्पा कालीन कालीगंगा से आड़ी में तिरछी हल रेखाओं से जुता हुआ खेत मिला है तो दोहरी फसल का संकेत हमें देता है। पहले कृषि कार्य करने के लिए औजार नहीं होने की वजह से वो हल से औजार, हल जो था वो लकड़ी का बनाया करते थे। अब इसके जो हमारे कालीबंगा के बारे में अपने जानते हैं, ये प्राचीन सभ्यता है। तो कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी आड़ी तिरछी रेखाएं मिली हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं मिली हैं। अब आड़ी तिरछी रेखाओं से मिलने का संकेत है कि वो वहां पर खेती किया करते थे। और दोहरी खेती के संकेत मिले हैं। दोहरी खेती मतलब दो प्रकार की खेती किया करते थे, दो फसलें एक साथ में वो बीजा करते थे। उनको फसलों के बारे में ज्ञान था, इसलिए वो दो दो फसलें भी बीज देते थे। फसल कटाई तांबे के हाशिए व पत्थर के फलक से की जाती थी, जो कि लकड़ी के हत्थे पर लगा होता था। जैसा कि आज अपने फसलों को काटते हैं तो उसमें वो भी तांबे के हंसिए से फसल को काटा करते थे। जैसा कि आज अपने लोहे के हंसिए से काटते हैं और उनका जो पकड़ने वाला फलक पत्थर के फलक से भी काटते थे और उनका जो हत्था होता था पकड़ने वाला वो लकड़ी से बना होता था। तो ये था उन्नत कृषि कार्य। अब हम बात करते हैं कि उनके उद्योग व्यवस्था कैसी थी। उद्योग व्यवस्था में अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ से उत्खनन में तांबे कांसे से निर्मित कलाकृतियां मिली है। ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने के कांटे, आरियां, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालागर, बर्तन आदि मिले हैं। कांसे की प्रसिद्ध नर्तक की मूर्ति मिली है। बैल, कुत्ते व पक्षियों की कलाकृतियां भी देखने को मिली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ का धातु उद्योग भी विकसित था। अब हम बात करते हैं कि धातु उद्योग जो था, उद्योग व्यवस्था में वो कई प्रकार के उद्योगों के बारे में जानते थे, जैसा कि तांबा उद्योग। अब औजार बनाना, तलवार वगैरह, छेनी, भालागर, ऐसे औजार बना करके बेचना, कई मूर्तियां बनाना, कलाकृतियां बनाना। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो उद्योग धंधे से भी भली भांति परिचित थे और धातु उद्योग के बारे में जानते थे। आगे हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तन। जैसा कि आज हमें खाने पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता तो पड़ती है, शायद उस समय भी पड़ी होगी, तो उस समय वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो उस समय मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के बैल, ऐसी कलाकृतियां भी देखने को मिली हैं। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वो मिट्टी से भी बर्तन वगैरह की कला से परिचित थे। मड़के बनाते थे, इनसे बने आभूषण सभ्यता की कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अब मड़के वगैरह बनाया करते थे, मड़कों से वो आभूषण भी बनाया करते थे, ये उनकी सबसे अच्छी कला का उदाहरण है। लोथल व चौंगुलों से इसके कारखाने भी मिले हैं। ये मड़के सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, शेलखड़ी, कीमती पत्थर, शीपी, शंख आदि के बनाए जाते थे। इस सभ्यता से लगभग 2500 मोहरें भी मिली हैं और इन पर पशुओं, पेड़ पौधों आदि के चित्र इनके ऊपर बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि वो मणके, सोने, चांदी, इन आदि धातुओं के बारे में भी जानते थे। अब शेलखड़ी की मूर्तियां, गले में जो पहनने वाली मुहरें, उनके ऊपर चित्र अंकित करना, इन सब के बारे में वो अच्छी तरह से परिचित थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु संस्कृति सभ्यता के लोग जो थे वो उद्योग व्यवस्था में मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, सोने चांदी, मणके, आभूषण बनाना और तांबे के औजार बनाना, इस कला से वो परिचित थे और इसी का वो
उद्योग चलाया करते थे। तो उद्योग व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं व्यापार व वाणिज्य। व्यापार का मतलब अर्थ तो यही है कि हमने पढ़ा कि उनका कृषि कार्य अच्छा था, कृषि कार्य अच्छा होने की वजह से अनागार बढ़ाए, ज़्यादा अनाज होने की वजह से उनको व्यापार भी करना पड़ता था। इसके बारे में अपने बात करते हैं। इस समय आंतरिक व विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। ताम्र खनिक, रत्न, उपरत्न, धातु निर्मित सामग्री, पात्र, उपकरण, आभूषण आदि का व्यापार होता था। अब वो तांबे के, खनिक रत्नों के, उपरत्न, धातु निर्मित धातुओं के आदि व्यापार किया करते थे। संभवतः तांबा राजस्थान के गणेश्वर से, सोना मैसूर से, चांदी ईरान व अफगानिस्तान से, मणकों के लिए कीमती पत्थर गुजरात व महाराष्ट्र, यहाँ से वो मंगाते थे अपना उद्योग धंधा चलाने के लिए। वो इन चीजों का बाहरी देशों से आयात करते थे, व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया से इनके व्यापारिक संबंध जो थे वो अच्छे थे। इसकी जानकारी मेसोपोटामिया से प्राप्त एक अभिलेख से होती है। अभिलेख के बारे में हम चर्चा करते हैं तो आपको ये पहले बताया जा चुका है कि अभिलेख की शुरुआत सबसे पहले अशोक के काल में हुई थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में आज अभिलेख के ऊपर उत्कीर्णित है, लिखा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इनके व्यापार मेसोपोटामिया से अच्छे थे। सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। सिंधु वासियों को मेलुहा कहा जाता था। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग 2400 मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया के अलग अलग शहरों में सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के समय की बनाई गई 24 प्रकार की मोहरें मिली है। लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहर भी मिली है, गोल आकार में बनी हुई मोहर। ऐसी मोहरें बहरीन की, फारस की साड़ी और मेसोपोटामिया के उपनगर से मिली है। अब इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का जो संबंध था वो दूसरे देशों से भी व्यापारिक संबंध अच्छा था। व्यापार के लिए वस्तुओं के विनिमय, माप तोल की एक निश्चित व्यवस्था थी। व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय किया करते थे, वस्तु के बदले वस्तु लिया करते थे। वस्तु विनिमय के बारे में अपने जानते हैं, हमने 10वीं क्लास में पढ़ा ही है। वस्तु के बदले वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय है। तो वस्तु विनिमय किया करते थे और उनकी एक माप तोल की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था थी। प्राप्त अवशेषों के आधार पर बाट के आकार घनाकार व गोलाकार था। ये चर्ट जेशाल व अबेट के बने होते थे। बाट एक श्रृंखला में क्रम से बढ़ते क्रम में होते थे, जैसा कि हमारे आज है 1 2 4 8 16 32 64, 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32 64, ये उनके बाट होते थे तोल के लिए। जैसा कि आज हमारे बाट है 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो, ऐसे उनके भी हुआ करते थे। तो अब व्यापार व वाणिज्य के बारे में हमने पढ़ा। आज हमने सिंधु संस्कृति सभ्यता के लोगों की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि वो कैसे थे, क्या पाला करते थे, किसकी वो कृषि किया करते थे, उन्नत कृषि कार्य उनका कैसा था, उद्योग व्यवस्था कैसी थी, व्यापार और वाणिज्य उनका कैसा था। इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।